हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं चरक निदान स्थान चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कुष्ठ निदानम। तो प्रमेह निदान यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो था वो प्रमेह निदान था। उसके बाद कुष्ठ निदान की व्याख्या यहाँ पे भगवान आत्रेय ने किया है। यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि प्रमेह के बाद कुष्ठ की उत्पत्ति हुई है। तो जैसे जो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में घी के खाने से प्रमेह हुआ और उसके बाद कुष्ठ की उत्पत्ति हुई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं श्लोक्स। तो श्लोक नंबर 3, यहाँ पे कुष्ठ के कारण बताए गए हैं कि कुष्ठ के कारण कितने हैं। तो सबसे पहले है विकृति को प्राप्त 7 द्रव्य कुष्ठ के कारण बताए गए हैं। 7 द्रव्य कौन कौन से? वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष, ये तो 3 दोष हो गए। और इन दोषों से विकृत हुए दुष्य कौन कौन से दुष्य? त्वचा, रक्त, मांस और लसिका। ये 7 जो है वो कुष्ठ के कारण बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुष्ठ और विसर्प में क्या अंतर है। तो यहाँ पे 4 अंतर बताए गए हैं। जो कुष्ठ होता है वो चिरकारिता रहता है, यानी कि क्रॉनिक और धीरे धीरे फैलता है। और जो विसर्प होता है वो अचिरकारिता, यानी कि एक तो शीघ्र फैलता है और बहुत जल्दी फैलता है। फिर सेकंड है कुष्ठ स्थिरता रहती है, कुष्ठ में स्थिरता रहती है, विसर्प में अस्थिरता रहती है। कुष्ठ में रक्त पित्त की प्रधानता का न होना, लेकिन विसर्प में रक्त पित्त की प्रधानता जरूरी होती है। रक्त पित्त हमेशा दूषित होता ही है, रक्त पित्त होता ही है, तभी जाके विसर्प जो है व्याधि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इज गुरुजन की अपमान करने से, पर स्त्री, पर द्रव्य का अपहरण आदि कारणों से कुष्ठ रोग जो है वो उत्पन्न होता है। 4th पॉइंट विसर्प में क्या है कि सप्त धातु की दुष्टि का होना आवश्यक नहीं है, मतलब सिर्फ रक्त और पित्त दूषित हैं तो उससे विसर्प जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इसमें 7 धातुओं को दूषित होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुष्ठ में सप्त कारण है बताए गए हैं। कौन कौन से कारण अभी हमने देखे, जैसे 3 तो दोष हो गए, वात, पित्त और कफ। और फिर वात, पित्त, कफ के द्वारा उपघात होता है, दुष्यों का उपघात होता है। कौन कौन से दुष्य का? तो त्वचा हो गया, फिर रक्त हो गया, मांस हो गया और लसिका यानी कि लिम्फ। तो लसिका, लिम्फ, ये सभी का उपघात होने से ये टोटल 7 कारण बताए हैं कुष्ठ के। नेक्स्ट है यहाँ पे कुश शब्द की निरुक्ति बताई गई है। तो कुश निष्कर्षे यानी कि जो शरीर अव्यय को कुरूप कर देता है, यानी कि बिगाड़ देता है अथवा उसको गला देता है या सड़ा देता है, ऐसे व्याधि को हम लोग कुष्ठ कहते हैं। उसके विपरीत विसर्प के बारे में निरुक्ति क्या बताई गई है कि जो रोग उत्पत्ति के बाद फैलता है, पहले नहीं बाद में फैलता है, उसको हम लोग विसर्प कहते हैं। अच्छा, कुष्ठ में जो है जितने भी स्किन डिजीज हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, और इसके अंदर गलित कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी भी इसके अंदर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं कुष्ठों में चिकित्सा का भेद बताया गया है। सबसे पहले तो आचार्य ये कहते हैं कि कोई भी कुष्ठ ऐसा नहीं होता है जो सिर्फ एक दोष से उत्पन्न होता है। समान प्रकृति वाले भी जो कुष्ठ होते हैं वो दोषों की अंश अंश कल्पना से, विकल्प से, अनुबंध से, स्थान से यानी कि जहाँ पे कुष्ठ उत्पन्न हो रहा है, विभाग से, इन सभी के अनुसार इसके वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव यानी कि वो साध्य है, याप्य है, असाध्य है, और नाम के अनुसार इसके चिकित्सा के भेद बताए गए हैं। तो कुष्ठ के कितने भेद बताए गए हैं? ऐसे तो कुष्ठ के 7 प्रकार बताए गए हैं और 18 प्रकार बताए गए हैं, और कहीं कहीं असंख्य बताए गए हैं। असंख्य क्यों बताए गए हैं? इसका एक कारण है कि जब भी कोई भी कुष्ठ अगर किसी दोष के वजह से उत्पन्न होता है, तो जब हम लोग उसकी अंश अंश कल्पना करते हैं, तो अंश अंश कल्पना का मतलब क्या होता है? तो अंश अंश कल्पना का मतलब ये होता है कि किस गुण की मान लो कि वात दोष है, वात दोष जो है वो दूषित हुआ है, वात दोष दूषित हुआ है यानी कि वात दोष का प्रकोप हुआ है। तो वात दोष का प्रकोप, उसका चल गुण बढ़ा है
या फिर रुक्ष गुण बढ़ा है, या फिर उसका खर गुण बढ़ा है, इनमें से कौन सा गुण बढ़ा है। तो गुणों के आधार पर जब हम लोग चिकित्सा करते हैं तो कल्पना करते हैं, तो उसको अंश अंश कल्पना बताई जाती है, अंश अंश कल्पना दी जाती है। तो अगर हम लोग दोषों की अंश अंश कल्पना करके कुष्ठ का भेद करेंगे तो वो असंख्य हो जाएगा। लेकिन अगर रोग जो कुष्ठ है वो असाध्य हो गया है तो अंश अंश कल्पना का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो असाध्य हो गया है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जो मेन प्रकार हैं कुष्ठ के वो 7 प्रकार ही बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 7 प्रकार कैसे बताए गए हैं। तो यहाँ पे वात आदि दोषों के प्रकोपित होने पर ये क्या करते हैं, वात आदि दोष प्रकोपित हुए तो इनसे त्वचा आदि, यानी कि जो त्वचा था, लसिका था, रक्त था, मांस था, ये सभी दूषित हो जाते हैं। और दूषित होकर जब वात दोष की अधिकता होती है, जब इनमें वात दोष की अधिकता होती है तो कपाल कुष्ठ जो है वो उत्पन्न होता है। जब इन चारों धातुओं, इन चारों दुष्यों में जब पित्त दोष की अधिकता होती है तो औदुंबर कुष्ठ उत्पन्न होता है। जब कफ दोष की अधिकता होती है तो मंडल कुष्ठ उत्पन्न होता है। जब वात और पित्त, ध्यान देने वाली बात है कि वात पित्त जब अधिक होगा तो रुष्य जिह्व कुष्ठ उत्पन्न होगा। जब पित्त और कफ की अधिकता रहेगी तो पुंडरिक कुष्ठ उत्पन्न होगा। और जब कफ और वात की अधिकता रहेगी तो सिद्ध कुष्ठ उत्पन्न होगा। जब तीनों दोष की अधिकता रहेगी तो काकनक कुष्ठ जो है वो उत्पन्न होगा। एक बार इस टेबल में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि जब वात दोष की अधिकता रहेगी तो क्या था, कपाल कुष्ठ। जब पित्त दोष का अधिक रहेगा तो उदुम्बर कुष्ठ, कफ रहेगा तो मंडल कुष्ठ, वात पित्त दोनों अधिक रहेंगे तो रुष्य जीवक कुष्ठ। फिर पित्त और कफ की अधिकता अगर रहेगी तो पुंडरिक कुष्ठ, कफ और वात की अधिकता रहेगी तो सिद्ध कुष्ठ, और सभी दोष यानी कि तीनों दोषों की अधिकता रहेगी तो हम लोग का काकनक कुष्ठ जो है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं कि जो भी कुष्ठ है, 7 प्रकार के कुष्ठ बताए गए हैं, उन 7 प्रकार के कुष्ठों का समान निदान क्या क्या है। तो यहाँ पे ये बुक में बहुत ही क्लमसी वे में दिया हुआ था, तो इसी को मैंने एक इजी फॉर्मेट में, नोट्स के फॉर्मेट में यहाँ पे लिख लिया है। तो सामान्य कारण यानी कि सामान्य निदान या कॉज क्या क्या है। अचानक गर्म और ठंडे का एक साथ उपयोग करना बिना किसी क्रमिक परिवर्तन नियम के, या फिर पोषक हानिकारक आहार का अचानक अदल बदल करना, मतलब आहार के गुणों में बहुत ही जल्दी परिवर्तन करना, हानिकारक परिवर्तन करना। फिर निम्नलिखित पदार्थों का निरंतर या फिर अत्यधिक सेवन करने से, कौन कौन से पदार्थ हैं भाई, तो मधु का, शहद जो होता है उसका अधिक या निरंतर सेवन करने से, फानित, मछली, लकुच, मूली, काकमाची, ये सभी का निरंतर यानी कि फ्रिक्वेंटली और अत्यधिक सेवन करने से, निरंतर या फिर अत्यधिक भोजन करने से, बहुत ज़्यादा भोजन करने से, प्रमाण से ज़्यादा भोजन करने से, अपच की स्थिति में भोजन करने से यानी कि अजीर्ण अवस्था, पहला किया हुआ भोजन पचा नहीं है, वापस से भोजन कर लिया। चिलचिम मछली जानते होंगे, एक मछली का प्रकार है, उसके साथ दूध का सेवन करने से, मुख्यतः अनाज से युक्त आहार सेवन से, जैसे हनायक, यवक यानी कि जौ, चीनक, उद्दालक, कोरदूष, इन सभी के साथ क्षीर, दधी, तक्र, कोल, कुलथ, माश, अतसी, कुशुभ और स्निग्ध पदार्थ का सेवन करने से जो है वो कुष्ठ व्याधि जो है, ये निदान है, कुष्ठ व्याधि उत्पन्न होता है। अत्यधिक यौन संभोग यानी कि बहुत ज़्यादा मैथुन कर्म करने से, बहुत ज़्यादा शारीरिक व्यायाम करने से, उपरोक्त जो भी खाद्य पदार्थ दिए गए हैं उसका बहुत ज़्यादा सेवन करने के बाद, गर्मी के संपर्क में आने से, ऊपर जितने भी पदार्थ दिए गए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भोजन करने के बाद फिर बहुत तेज़ धूप में जाने से, भय
भय के कारण, श्रम, थकान के कारण, शोक, दुख के कारण पीड़ित व्यक्ति का अचानक ठंडे पानी में प्रवेश करने से, जो व्यक्ति बहुत शोक में है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बहुत ज़्यादा श्रम है, वो अचानक ठंडे पानी में उतर जाता है, उससे भी उसको कुष्ठ व्याधि उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है कि बिना अपचित भोजन, यानी कि जो भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको ज़बरदस्ती वॉमिट करने से, अगर कोई व्यक्ति जो है वो ज्वलनशील यानी कि विदाही भोजन का सेवन करता है तो उसको उल्टी की इच्छा हो रही है, नॉजियाटिक फीलिंग हो रहा है, लेकिन वो फीलिंग को दबा रहा है, उससे भी कुष्ठ उत्पन्न होता है। अत्यधिक स्नेह से संलिप्त होने से भी कुष्ठ व्याधि जो है वो उत्पन्न होती है। तो ये सारे जो है वो कॉजेज़ बताए गए हैं, निदान बताए गए हैं, सामान्य निदान यानी कि जनरल जो कॉज बताए गए हैं सभी कुष्ठ के लिए, इससे सभी प्रकार के कुष्ठ जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पूर्व रूप के बारे में देखेंगे। अगेन कुष्ठ के क्या क्या पूर्व रूप है, तो अगेन मैंने इसे इजी नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। तो पसीने की कमी या अत्यधिक पसीना आना, पहला कारण क्या है, एक तो अस्वेद हो सकता है या फिर अतिस्वेद हो सकता है। एक तो पसीना ही नहीं आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, अत्यधिक खुरदुरी या फिर अत्यंत चिकनी त्वचा जो है वो बहुत ज़्यादा परुषक यानी कि बहुत ज़्यादा फटी हुई है या फिर बहुत ज़्यादा स्निग्ध है। त्वचा का रंग बदलता है ना, त्वचा का कलर डिस्कलरेशन होता है, खुजली होना, कंडू, चुभन होना, सुई चुभ होने जैसे पीड़ा उत्पन्न होना, सुन्नता, सुप्तता, नंबनेस, इसको क्या बोलते हैं, नंबनेस होना वहाँ पे, तीव्र जलन, दाह उत्पन्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज दाह उत्पन्न हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, झुनझुनी टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है वहाँ पे, रोए खड़े हो जा रहे हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं, हॉरिपिलेशन हो रहा है वहाँ पे। फिर त्वचा के छूने पर शुष्कता, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव त्वचा हो गई है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव त्वचा हो गई है। फिर क्या है, गरम फ्लैशेस यानी कि वहाँ से गरम भाप निकलने जैसा ऐसा अनुभव हो रहा है, भारीपन, गुरुता, सूजन, शोथ उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे, क्या उत्पन्न हो रहा है, शोथ उत्पन्न हो रहा है। कोमलता का होने पर यह सूचित करता है कि वहाँ फोड़ा, जलना, काटना, टूटना, चोट लगना, विस्थापन हो सकता है, यहाँ तक कि छोटे अल्सर भी पुराने हो जाने पर ठीक नहीं होते हैं। तो ये सभी जो है वो कुष्ठ के पूर्व रूप बताए गए हैं, यानी कि प्री मॉनिटरी फीचर जिसको कहते हैं, प्री मॉनिटरी फीचर यानी कि कुष्ठ व्याधि उत्पन्न होने से पहले ये सभी लक्षण अगर दिखते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि कुष्ठ व्याधि उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग निदान परिवर्जन कर देते हैं तो कुष्ठ व्याधि उत्पन्न नहीं होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक से सभी जो 7 प्रकार के कुष्ठ है उसके अलग अलग जो डिफरेंट लक्षण देखेंगे, जिससे हम लोग 7 प्रकार के कुष्ठ को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो पूर्व रूप के प्रकट होने के बाद, मतलब पूर्व रूप वो सभी कुष्ठ में वो पूर्व रूप दिखेगा ही दिखेगा, उसके होने के बाद कुछ और लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो जब जो एक पर्टिकुलर प्रकार का कुष्ठ जब उत्पन्न हो जाता है तब उसके साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग लक्षण कहते हैं या फिर रूप कहते हैं। तो अच्छा, ये सभी जो लक्षण हैं हम लोग किसके बेस पे कुष्ठ का नामकरण करेंगे, तो वेदना, वर्ण, लक्षण, प्रभाव, इन सभी के ज्ञान से, इन सब वेदना के ज्ञान से, वर्ण के ज्ञान से, लक्षण के ज्ञान से और प्रभाव को देखकर हम लोग कुष्ठ का नामकरण करेंगे कि ये कपाल कुष्ठ है, ये रुष्य जीवक कुष्ठ है, ये उदुम्बर कुष्ठ है, एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग लक्षण देखेंगे किसका, कपाल कुष्ठ का, जिसके बिहाफ पे हम लोग कपाल कुष्ठ के लक्षण देख के वो हम लोग बाद में जब हम लोग कोई कुष्ठ का पेशेंट आएगा तो उस समय तो हमें नहीं पता रहेगा कि कपाल कुष्ठ है या उदुम्बर कुष्ठ के लक्षण बता रहे हैं, तो उस समय हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अगर हमें लक्षण पता होंगे तो सबसे पहला है रुक्ष। अच्छा, एक और बात, कपाल कुष्ठ में क्या होता है, वात दोष जो है वो उसकी अधिकता रहती है, राइट, वात दोष जो है उसकी अधिकता रहती है। तो कपाल कुष्ठ में वात दोष के ही प्रकोपित लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे रुक्ष गुण मिलेगा, अरुण ये हर एक वात जो भी वात व्याधि है उसमें अरुण कलर ही मिलता है।
फिर पुरुष पुरुष यानी कि खुरदुरापन, रफनेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। विषम रूप से फैले हुए, मतलब बहुत ही इरेगुलर शेप में वो फैलता है जो कुष्ठ होता है। चारों ओर से किनारे वाले, मतलब चारों ओर खुरदुरे किनारे वाले, जो उसका जो कुष्ठ उत्पन्न होगा कपाल कुष्ठ, वो बहुत ही उसका जो सरफेस होगा, पेरीफेरी होगा, वो रफ होगा, बहुत ज़्यादा पतला होगा, बाहर की ओर उभार युक्त शरीर वाला होगा, मतलब ऊपर की मतलब थोड़ा सा एलिवेटेड होगा, राइट। सोए हुए के समान शून्यता, बहुत ज़्यादा सीवियर नम्बनेस वहाँ पे देखने को मिलेगी, और दबाने और काटने पे वहाँ पे कष्ट की अनुभूति होगी, राइट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा दबाने पे या फिर काटने पे। रोमांच उक्त बाल वाले, यानी कि वहाँ का जो हेयर होगा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, राइट। सुई चुभ होने की जैसी पीड़ा वहाँ पे उत्पन्न होगी, सुई चुभ होने जैसी वेदना उत्पन्न होगी। खुजली जो होगा, खुजली होगा लेकिन थोड़ा होगा। दाह भी उत्पन्न होगा, थोड़ा दाह उत्पन्न होगा। पूय यानी कि वहाँ पे पस का डिस्चार्ज भी होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा। लसिका वाले या फिर लसिका वाले पूय यानी कि वहाँ पे मवाद कहते हैं या फिर पश कहते हैं, वो भी निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट लक्षण है कि शीघ्र पैदा होने वाले और शीघ्र ही फैलने वाले और शीघ्र ही फूट जाने वाले, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। सब कुछ बहुत ही एक्यूट बेसिस पे हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, राइट। शीघ्र उभर रहा है, शीघ्र फैल रहा है और शीघ्र ही वो फूट जा रहा है। कृमि युक्त होगा, ये कृमि युक्त होगा यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो ये उत्पन्न हो सकता है। बेसिकली ये मैगोट इसको कहते हैं, इसमें स्वेद के कारण, राइट, स्वेद के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं और उसके कारण ये कुष्ठ उत्पन्न हो सकता है। कृष्ण काला होगा, अरुण वर्ण पहले ही देखा हमने। और कपाल, कपाल यानी कि जो अर्दन पॉट होता है, जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसको हम लोग तोड़ देते हैं तो उसके एक पीस को कपाल कहते हैं। तो कपाल के जैसा दिखने वाला ये कुष्ठ क्या कहलाता है? कपाल कुष्ठ। ऐसा हम लोग को समझना चाहिए। तो क्या क्या लक्षण देखे? सभी वात वाले लक्षण, रुक्ष गुण, अरुण वर्ण, परुष होगा, बहुत ज़्यादा खुरदुरा होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, सूचीवत वेदना होगी, काटने और दबाने पे दर्द होगा, बहुत जल्दी शीघ्र उभरेगा, शीघ्र फैलेगा और शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। और वहाँ पे दाह भी होगा, खुजली भी होगा और वहाँ पे पस का डिस्चार्ज भी होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा, राइट। तो ये हमने कपाल कुष्ठ देखा। नेक्स्ट हम लोग उदुम्बर कुष्ठ के लक्षण देखते हैं। तो उदुम्बर कुष्ठ में क्या था? पित्त दोष जो है वो अधिक वहाँ पे बढ़ता है, तो पित्त दोष के अधिक बढ़ने से उदुम्बर कुष्ठ उत्पन्न हो रहा था। तो लक्षण भी कैसे मिलेंगे? पित्त प्रकोप वाले लक्षण मिलेंगे, लाइक ताम्रवर्ण वाला, राइट, तांबे के सदृश खुरदुरी लोम पंक्ति से घिरे हुए, राइट। जैसे जो तांबा का जैसा जो कॉपर होता है उसके जैसा खुरदरी, रफनेस होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ से अत्यधिक पूय यानी कि वहाँ से पस का, रक्त का और लसिका का वहाँ से ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, अत्यधिक डिस्चार्ज होगा। खुजली होगा, गीलापन वहाँ पे देखने को मिलेगा, सड़न देखने को मिलेगा, दाह देखने को मिलेगा, पाक युक्त। ये जो है ये सभी कार्डिनल फीचर उदुम्बर कुष्ठ के बता सकते हैं, क्योंकि इसमें पित्त सबसे ज़्यादा अत्यधिक प्रकोपित है। तो गीलापन देखने को मिला, सड़न देखने को मिलेगा, दाह देखने को मिलेगा, पाक मतलब पका हुआ जल्दी पकेगा। ये भी जो कुष्ठ है ना, शीघ्र उत्पन्न होता है, शीघ्र फैलता है और शीघ्र ही फूट जाता है, ठीक है। उस वहाँ पे जलन देखने को मिलेगा और कृमियों से युक्त, ये भी जो है वो कृमियों से युक्त होगा। पके हुए गूलर के फल के समान आकृति वाला, मतलब गूलर का फल कैसा होता है? राउंड शेप का होता है, तो वैसा ही शेप यहाँ पे भी हम लोग को देखने का मिलेगा, राउंड शेप। उदुम्बर कुष्ठ में भी राउंड शेप देखने को मिलेगा। तो क्या क्या याद रख सकते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए? तो ताम्रवर्ण याद रख सकते हैं, क्योंकि वात में जो है वो अरुण वर्ण का या फिर काला कलर का दिख रहा था, राइट। और यहाँ पे ताम्रवर्ण हम लोग देख सकते हैं, रफनेस यहाँ पे भी है लेकिन वात वाले में रफनेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा और अत्यधिक पस का डिस्चार्ज, रक्त का डिस्चार्ज और लसिका का डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा। और गीलापन, सड़न, दाह, ये सब हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे उदुम्बर कुष्ठ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मंडल कुष्ठ। मंडल कुष्ठ में कौन सा दोष सबसे ज़्यादा अत्यधिक था? तो कफ दोष जो है वो ज़्यादा प्रकोपित हुआ यहाँ पे दिख रहा था। तो देखने और
स्पर्श करने में ये कैसा होगा, चिकना होगा, राइट, बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, चिकना होगा, ठीक है। आकार में भी भारी होगा, आकार में बड़ा होगा बेसिकली, और ऊंचाई वाला होगा, यानी कि सोत बहुत ज़्यादा एलिवेटेड, यहाँ पे दोनों के मुकाबले उदुम्बर कुष्ठ और कपाल कुष्ठ के मुकाबले ये ज़्यादा ऊंचाई वाला होगा, यानी कि ज़्यादा एलिवेटेड होगा। चिकना तो हमने देखा चिकना होगा, ठोस होगा, चारों ओर पीले रंग वाले होंगे, यानी कि इसके जो पेरीफेरी होगा वहाँ पे पीला कलर हमें दिखेगा। सफ़ेद कलर और लाल कलर के आभा से युक्त होगा। तो यहाँ पे भी कलर डिफरेंशिएशन है कि यहाँ पे सफ़ेद और लाल आभा से युक्त होगा। वात में अरुण वर्ण का और या फिर ब्लैकिश देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे पित्त में ताम्र वर्ण का देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट है सफ़ेद रोम अंकुरों से व्याप्त, यानी कि इसके चारों ओर जो है ना हेयर्स होते हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सफ़ेद चिपचिपा स्राव निकलेगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज कैसा, गाढ़ा और चिपचिपा स्राव, वाइट कलर का स्राव, चिपचिपा स्राव देखने को मिलता है इसमें से। फिर यहाँ पे भी अत्यंत गीलापन, खुजली बहुत ज़्यादा होगा और क्रीमियों से युक्त होगा। देर से फैलने वाला, उभरने वाला और फटने वाला होगा, राइट। यहाँ पे सब चीज़ डिले है, देर से फैलेगा, देर से फैलेगा, देर से उभरेगा और देर से फटेगा, मतलब देर से ठीक होगा। और घिराव, यानी कि ये भी जो है वो गोल घेरा, यानी कि राउंड शेप का ही होगा, तो उसको हम लोग मंडल कुष्ठ समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रुष्य जिह्व कुष्ठ। रुष्य जिह्व कुष्ठ की किसकी प्रधानता थी, तो वात और पित्त की। वात और पित्त दोष यहाँ पे ज़्यादा बढ़े हुए दिख रहे थे, तो इन दोनों के लक्षण मिक्स दिखेंगे हमें, जैसे खुरदुरा, अरुण वर्ण, बाहर और भीतर श्याय वर्ण यानी कि डार्क ब्राउन कलर का, फिर नीला, पीला, ताम्र वर्ण का की आभा वाला, झलकने वाला। तो यहाँ पे कलर से ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें वात और पित्त दोनों के मिक्स कलर देखने को मिल रहे हैं। लाइक अरुण वर्ण का भी है, बाहर और अंदर से डार्क ब्राउन यानी कि कॉपरी, थोड़ा सा कॉपरी कलर का है, नीला, पीला, ताम्र वर्ण का। अच्छा, ये शीघ्र फैलने वाला, उठने वाला और शीघ्र फैलेगा और शीघ्र उठेगा, क्योंकि वात और पित्त में दोनों में हमें यही देखने को मिला था। नेक्स्ट है सामान्य खुजली। तो सामान्य खुजली देखने को मिल रहा है। खुजली ज़्यादा किसमें, अत्यधिक खुजली किसमें देखने को मिलेगा, कफ जिसमें अधिक होगा। गीलापन रहेगा, क्रीमी वाले रहेंगे, दाह होगा क्योंकि पित्त है यहाँ पे, फटन होगा, चुभन होगा, ये सब पाक वाले लक्षण दिखाई देंगे। जौ के टुश को चुभने के समान वेदना, मतलब जो जौ का टुश होता है वो नुकीला होता है, तो उसके चुभाने जैसी वेदना का अनुभव होगा। बीच में उभरे हुए, मतलब इसका सिर्फ बीच में ऐसा अपलिफ्टेड होगा, एलिवेटेड होगा। फिर चारों ओर पतले, कठोर, छोटे छोटे पिड़काओं से व्याप्त होंगे, और बाकी पेरीफेरी में पतले, कठोर और छोटे छोटे पिड़काओं से व्याप्त होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। लंबा और गोल घेरा वाला रुष्य की जीभ के आकार वाला इस कुष्ठ को हम लोग रुष्य जिह्व कुष्ठ कहते हैं। तो रुष्य का मतलब क्या होता है, तो रुष्य का मतलब होता है, रुष्य किसको बोलते हैं, तो एक वाइट फुटेड एंटीलोप, यानी कि एंटीलोप एक मृग है, एक प्रकार का मृग है जिसके वाइट फूट होते हैं, वाइट सफ़ेद पैर होते हैं, उसके समान होता है, इसलिए उसको हम लोग रुष्य बोलते हैं। और उसके जिह्वा के जैसा होता है, जीभ के जैसा होता है, इसलिए उसको रुष्य जिह्व कुष्ठ बोला गया है, जो कि वात और पित्त की अधिकता से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुंडरिक कुष्ठ के लक्षण। पुंडरिक कुष्ठ किसकी वजह से था, तो इसमें बेसिकली पित्त और कफ जो है वो अधिक बढ़ रहे थे। पित्त और कफ जो है इनकी अधिकता से ये कुष्ठ उत्पन्न हो रहा था। तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो सफ़ेद किसकी वजह से है, कफ की वजह से। लाल कांति वाला पित्त की वजह से, लाल घेरे वाला पित्त की वजह से, लाल वर्ण की रेखाओं वाला पित्त की वजह से। यहाँ पे सिराओं से व्याप्त होता है, यानी कि जहाँ पे ये कुष्ठ उत्पन्न होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायलेशन हो जाता है वेन्स का। उभरे वाला एलिवेटेड रहता है, ठीक है ना, ये उठा हुआ रहता है क्योंकि इसमें कफ अधिक है ना, तो उसके कफ में सबसे ज़्यादा सोत हमें देखने को मिलता है, सोत के जैसा उभार देखने को मिलता है। फिर अत्यधिक गाढ़े रक्त, पूय और लसिका से युक्त होगा, अगेन कफ के कारण।
खुजली कफ के कारण, कृमि होगा, दाह होगा, पाक होगा, ये सब पित्त के कारण, शीघ्र फैलेगा, शीघ्र उठेगा, शीघ्र फूट जाएगा, पित्त के कारण। और पुंडरिक, पुंडरिक बेसिकली किसको कहते हैं? तो पुंडरिक एक कमल, सफ़ेद कमल होता है, पुंडरिक एक सफ़ेद कमल होता है, उसकी पंखुड़ियों के जैसा दिखता है ये कुष्ठ, इसीलिए इसको हम लोग पुंडरिक कुष्ठ जो के नाम से हम लोग जानते हैं, पुंडरिक कुष्ठ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिद्ध कुष्ठ के लक्षण। सिद्ध कुष्ठ के में कौन से अधिक देखने को मिलेंगे दोष? दो दोष, तो एक कफ था और एक वात था, इन दोनों दोषों की अधिकता रहती है सिद्ध कुष्ठ में। तो बाहर से खुरदुरा, अगेन वात के कारण, अरुण वर्ण का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन वात के कारण, त्वचा फटी हुई वात के कारण, पतली, भीतर से चिकनी। अच्छा, अब ये बाहर वात का लक्षण दिखा रहा है, और अंदर जब भीतर से कैसा चिकना हो गया, सफ़ेद हो गया, लाल वर्ण का आभा वाला हो गया, संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। ये इसका एक कार्डिनल फीचर है कि सिद्ध कुष्ठ जो है वो संख्या में बहुत होते हैं, राइट, संख्या में बहुत होते हैं, थोड़ा कष्ट वाले होते हैं, थोड़ा खुजली वाला होता है, दाह से पूय होगा, लसिका वाले होंगे, फिर अल्प कारणों से उत्पन्न हो जाने वाले, बहुत ही कम कारण से भी उत्पन्न हो जाते हैं, जल्दी फूटने वाले होंगे क्योंकि वात का यहाँ पे अधिकता है, थोड़े से कृमि से होंगे युक्त, लौकी की जो फूल होती है ना उसके जैसा आकृति वाला कुष्ठ होता है, इसीलिए इसको हम लोग सिद्ध कुष्ठ कहते हैं। तो ये जो नाम है, सिद्ध है, कपाल है, उदुम्बर है, ये सभी जो नाम है वो किसी न किसी आकार पे रखा गया है। तो वैसा वो दिख रहा था कुष्ठ, तो आचार्यों ने उसके आकार के हिसाब से उसका नाम रख दिया। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लौकी के फूल के आकार वाले दिख रहे थे, उसको सिद्ध में बोला जाता होगा, इसीलिए इसको सिद्ध कुष्ठ बोल दिया। पुंडरिक मतलब सफ़ेद कमल, उसके पंखुड़ियों के जैसा दिख रहा था तो पुंडरिक कुष्ठ बोल दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काकनक कुष्ठ। काकनक कुष्ठ जो है वो तीनों दोषों की वृद्धि से होता है, तीनों दोषों के प्रकोप की वजह से काकनक कुष्ठ होता है। इसमें क्या क्या? तो सबसे पहला आता है पाप कर्म करने वाले पुरुष। पहला ही कारण है कि अगर कोई पाप कर्म कर रहा है पुरुष, जो रोग के प्रारंभ में लाल घुंघची के सदृश, लाल घुंघची के सदृश बाद में वास्तविक रूप में धारण कर लेने पर कुष्ठों के सभी लक्षण से युक्त दिखाई देते हैं। इनमें सभी कुष्ठों के लक्षण दिखाई देते हैं, अतएव अनेक वर्ण के होते हैं। मतलब इसमें कोई एक वर्ण नहीं होगा, वात वाले भी वर्ण दिखेंगे, अरुण वर्ण भी दिख सकता है, पित्त का ताम्र वर्ण भी देख सकता है, कफ का सफ़ेद वर्ण भी देख सकता है। इसमें सब मिक्स लक्षण दिखाई देंगे, सभी कुष्ठों के लक्षण दिखाई देंगे। उसको काकनक कुष्ठ समझें वैद्य लोग। अब कुष्ठ के ये सारे भी हम लोग लक्षण देख लिए हमने, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ 7 प्रकार के कुष्ठ देखे दोष के अनुसार। अब उसमें से साध्य और असाध्य का निर्णय, कोई भी अगर हम लोग व्याधि पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आचार्य ने बोला है कि साध्य और असाध्य का विवेचन कर लो, पहले उसका विचार कर लो, तब उसकी चिकित्सा स्टार्ट करना। तो इसलिए हमेशा साध्य और असाध्य का निर्णय करना जरूरी है। तो क्या आचार्य क्या कहते हैं कि इन कुष्ठों में जो असाध्य होते हैं, राइट, वे सदैव असाध्य ही रहते, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, कभी साध्य नहीं हो सकते, कभी ठीक नहीं किया जा सकता, असाध्य को नहीं छोड़ते, ठीक है। किंतु जो साध्य कुष्ठ होते हैं कुछ साध्यता का अतिक्रमण कर बैठते हैं, कभी कभी अपचार यानी कि आहार विहार की चिकित्सा की गड़बड़ी होने से ऊपर कहे गए कुष्ठों में काकनक कुष्ठ को छोड़कर बाकी 6 कुष्ठ जो हैं वो साध्य होते हैं। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि सिर्फ एक कुष्ठ जो तीनों दोषों से उत्पन्न होता है, काकनक कुष्ठ, उसको छोड़ दो, और बाकी जो 6 कुष्ठ है, कपाल कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ, रुष्य जिह्वा कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, और एक और कुष्ठ है कौन सा, पुंडरिक कुष्ठ, ये सभी जो 6 कुष्ठ हैं वो सभी साध्य हैं। तो आचार्य ये भी कहते हैं कि ये 6 जो है वो साध्य तो हैं, लेकिन अगर हम लोग पर चिकित्सा करेंगे, मतलब उसकी चिकित्सा करने में देरी करेंगे या फिर गलत चिकित्सा कर देंगे, तो वो भी जो है आगे चल के असाध्य में प्राप्त हो जाएगा, असाध्य को प्राप्त हो जाएगा, फिर उसको भी हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो दोष के अनुसार कुष्ठ में परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं। तो साध्य कुष्ठ को भी यदि उपेक्षा की जाए, मतलब समय पर चिकित्सा नहीं की जाती है, तो त्वचा, मांस, रक्त, लसिका को सड़ जाने तथा क्लेद युक्त हो जाने से स्वेद कृमि पड़ जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम लोग समय पे चिकित्सा नहीं करेंगे तो जो त्वचा है, मांस है, रक्त है, लसिका, वो सभी सड़ जाते हैं और क्लेद युक्त हो जाएंगे, और क्लेद युक्त होने की वजह से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, वे कृमि त्वचा आदि को खा जाते हैं। और नेक्स्ट बोलते हैं कि जैसे ही वो डेवलप करेंगे वहाँ से वो त्वचा को, जो स्किन है, जो टिश्यू है, उसको खाने लगते हैं। इधर इधर उक्त वात आदि दोष त्वचा आदि को फिर से अधिक दूषित कर देते हैं। और एक तो उधर क्या है, कृमि का डेवलपमेंट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गया। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो वात आदि दोष हैं वो और भी ज़्यादा प्रकोपित हो रहे हैं, और त्वचा आदि, त्वचा, रक्त, मांस और लसिका को और भी ज़्यादा दूषित कर रहे हैं। और उनसे क्या हो रहा है, उपद्रव, अलग अलग उपद्रव उत्पन्न हो रहा है। अब कौन कौन से, वात से अलग उपद्रव होगा, पित्त से अलग होगा, कफ से अलग होगा, वो देखते हैं। तो इनमें वायु के प्रकोप से स्याय यानी कि डार्क ब्राउन, अरुण वर्ण, कठोरता, रुक्षता, शूल, शोष, तोद, कंपन, रोमहर्ष, अंगों में संकोच, आयास यानी कि परिश्रम के बिना ही थकावट का महसूस होना, जड़ता, शून्यता, फटने की सी पीड़ा, अंग भंग हो जाना, ये सभी लक्षण जो है वो वात के कारण दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग पित्त के कारण, तो पित्त के प्रकोप से दाह दिखाई देगा, श्वेत दिखाई देगा, क्लेद उत्पन्न होगा, सड़न होगा, स्राव होगा, पाक होगा, घाव को में लालिमा दिखेगी। और कफ के कारण, कफ के प्रकोप के कारण स्वेद, शीतता, खुजली, कठोरता, भारीपन, रुग्ण स्थान पर उभार दिखेगा, एलिवेशन दिखेगा, चिकनापन दिखेगा और अंगों में लिपे हुए सा अनुभव होगा। तो ये हमने देखा। और लास्ट में चरक आचार्य कहते हैं कि कृमि जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, वो त्वचा को, रक्त को, मांस को, लसिका को, शिरा को, स्नायु को, तरुण अस्थियों को खा जाते हैं, वो सभी खा जाते हैं। तो वात के कारण ये जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं बेसिकली, पित्त के कारण अलग उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, कफ के कारण अलग उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सभी जो है वो अगर हम लोग समय पे चिकित्सा नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो उपद्रव यानी कि कुष्ठ के उपद्रव की बात कर रहे हैं। सामान्य उपद्रव क्या क्या दिखने को मिलेंगे हमें, तो उपरयुक्त स्थिति में कुष्ठ रोगी को ये उपद्रव आक्रांत होते हैं, मतलब ये सभी उपद्रव दिखते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, निरंतर मवाद का बहते रहना, यानी कि हमेशा वहाँ से पस का डिस्चार्ज होते रहेगा। अंगों में फटने से पीड़ा होना। दूसरा उपद्रव क्या है कि पूरे शरीर में फटने से पीड़ा उत्पन्न होगी। शरीर के अवयवों का टूटकर गिरना, यानी कि बहुत ज़्यादा शरीर शिथिल हो जाएगा और अवयव टूटकर गिरने लगेंगे, ऐसा बोलते हैं। प्यास लगेगी, ज्वर होगा, अतिसार होगा, दाह होगा, दुर्बलता आएगी, भोजन के प्रति अरुचि, खाने का इच्छा नहीं होगा, खाए हुए भोजन को ठीक से नहीं पचा पाएगा, वो व्यक्ति जो है वो खाए हुए भोजन को ठीक से डाइजेशन बिगड़ जाएगा। और इस प्रकार के ये सभी जो है वो असाध्य समझना चाहिए। अगर कुष्ठ में उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं तो वो कुष्ठ को असाध्य समझना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में जो है वो नेक्स्ट चरक जो है आचार्य जो है वो अवेयरनेस फैलाते हैं कि जो रोगी ऐसा समझते हैं कि ये कुष्ठ तो साध्य है, इसकी चिकित्सा क्या करनी है, और उसकी उपेक्षा कर देते हैं, मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो कुछ समय बाद मरा हुआ जाना जाता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। और जो रोगी पहले ही इसका उपचार कर लेते हैं, मतलब उपेक्षा नहीं करते हैं, प्रारंभ में ही इसका उपचार कर लेते हैं, वो बाद में सुख की अनुभूति करते हैं। यहाँ आचार्य उपमा देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नया वृक्ष है उसको काटना आसान होता है और वो आसानी से कट जाता है अगर काटेंगे तो, लेकिन वो बाद में अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको काटने में बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। वैसे ही अगर रोग नया है तो वो सुखपूर्वक साध्य हो जाता है, अच्छे से ट्रीटेबल होता है, लेकिन अगर वो पुराना हो जाता है तो कष्ट साध्य या फिर असाध्य भी हो जाता है।
निरोगी पुरुष उल्लेख करते हैं कि जो पुरुष शरीर में स्थित धातुओं को समान स्थिति में रखने वाला आहार तथा विहार का सेवन करता है वो सुख पूर्वक रहता है, सुख भोगता है। तो यहाँ पे हमने वो अध्याय हमने समाप्त कर लिया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ।